हाय एवरीवन, आई एम गौरव डुडेजा, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स। दोस्तों, आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, बस ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ओके, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एक्सेस डिमांड की। ठीक है, एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन होता क्या है? एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? एक्सेस डिमांड से क्या रिजल्ट हो सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, वो हम पढ़ेंगे विद रीजन। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फिर से बता देता हूं आपको। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं बेटा प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तो यहां पर भी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। एक्सेस डिमांड क्या होता है, सबसे पहले बताएंगे बेटा मीनिंग। व्हाट इज एक्सेस डिमांड? ध्यान से सुनिएगा। इट रेफर्स टू a situation when it refers to a situation when aggregate demand is more than is more than aggregate supply, more than aggregate supply at the level of full employment, या आप बोल सकते हैं corresponding to the level of full employment। ये मैंने क्यों लिखा? मैंने फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों लिखा बच्चों? कंपैरिजन करने के लिए मेरे पास एक चीज तो होनी चाहिए। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट से मैं कंपेयर करूंगा कि मेरी एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी के अंदर एक्सेस हो गई है या डेफिशिएंट हो गई है। आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा, आप देखना, आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, एक्सेस डिमांड क्या होता है आप डायग्राम से समझिए, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा आपको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा। एक्सेस डिमांड आपको दिखानी है। ओके, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे आप लोग लेंगे इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। वाई पे लेंगे आप एग्रीगेट डिमांड, करेक्ट। सी प्लस आई होता है, लिख देंगे। ये आपका वाई एक्सिस है, लिख दिया। सबसे पहले आप लोग बनाएंगे एग्रीगेट सप्लाई को, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑरिजिन अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री एंगल, AS इक्वल्स टू वाई। देन आप बनाएंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व, ऑरिजिन के ऊपर से शुरू होगा, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई, करेक्ट। सबसे पहली बात मैंने आपको बोला, एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कंपेयर करने के लिए मेरे पास कोई लेवल होना चाहिए, जो मेरे पास है OY। अगर मैं बोलता हूं कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है बच्चों, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, अब मेरी बात समझना। अगर इकोनॉमी के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जो इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है, कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट जो है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाए, चेंज इन आई इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई है, 10 लेती हमने, मान लो 20 हो गई, कांस्टेंट अभी भी है पर इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गई इकोनॉमी के अंदर। मान लो गवर्नमेंट ने की है, गवर्नमेंट ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है और वो बढ़, उसके बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड कर्व कहां शिफ्ट होगा? बॉस एडी होता है सी प्लस आई। अगर इन्वेस्टमेंट और एडिशनल हम करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी और नया एडी कर्व आ जाएगा, दैट इज AD1। मैंने क्या किया बेटा, एग्रीगेट डिमांड कर्व को अपवर्ड शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो गया, ऑटोनॉमस कांस्टेंट इंक्रीज हो गया, AD विल शिफ्ट अपवर्ड फ्रॉम AD टू AD डैश, दैट इज C प्लस I प्लस चेंज इन I। ओके, अब आपके पास एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, दैट इज E1। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है, इसको बोलते हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, करेक्ट है। तो आप क्या देख रहे हो, एक्सेस डिमांड क्या है सर? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए सिर्फ इतनी डिमांड रिक्वायर्ड थी, दैट इज AD, लेकिन जो अब डिमांड हो गई है वो AD1 हो गई है। रिक्वायर्ड कितनी है? ओनली AD, अब कितनी हो गई है? AD1। तो ये गैप देख रहे हो, ये गैप, इतनी ज्यादा डिमांड एक्सेस हो गई है, E से लेके F तक एक्सेस हो गई है। तो एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है?
when aggregate demand is more than aggregate supply at the level of या corresponding to level of full employment. अगर आपने full employment नहीं बनाया या full employment level नहीं देखा तो आप कंपेयर किससे करेंगे? हम excess demand को या deficient demand को full employment level पर ही देखते हैं, क्योंकि अगर आप मान लो ओवर एम्प्लॉयमेंट पे देखेंगे तो आप तो बोल देंगे सर एडी इज मोर देन एएस, तो नहीं है, एडी इक्वल टू एएस है, मोर देन कैसे कह रहे हो आप? लेकिन अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे देखें तो रिक्वायर्ड एडी जो था वो एडी ही था, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा जो एग्रीगेट डिमांड हो गई है वो कितनी है? वो ई से लेके एफ तक। इस गैप को और भी कुछ बोलते हैं, बताऊंगा मैं आपको। तो एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन, जितनी रिक्वायर्ड थी उससे ज्यादा हो गई। इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेस थे वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे फुल यूटिलाइज हो गए थे, ऑप्टिमम यूटिलाइज हो गए थे, कोई रिसोर्स वेस्ट नहीं हुआ था। जितनी कैपेसिटी इकोनॉमी के पास थी यूटिलाइज हो गई है, फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया। उसके बाद भी डिमांड बढ़ रही है अगर, उसको आप क्या बोलेंगे बॉस? उसको बोलेंगे आप एक्सेस डिमांड, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जितनी डिमांड हो गई उतनी सप्लाई भी है, तो कोई एक्सेस डिमांड का पॉइंट ही नहीं। लेकिन अगर फिर भी फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए, जितने भी बढ़ जाए, जितना गैप आपको दिख रहा है इसी लेके एफ तक, ये एक्सेस डिमांड का होगा। और मैंने आपको बताया था बेटा, अगर आपकी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट हो गई, अब इकोनॉमी की कैपेसिटी खत्म होगी प्रोडक्शन करने, क्योंकि आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे हैं, जितने रिसोर्स थे सारे के सारे रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज हो गए हैं। अब इकोनॉमी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकती, ये शॉर्ट टर्म की बात है, ये शॉर्ट टर्म में पढ़ रहे हैं हम सब कुछ। अब प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता, जितनी कैपेसिटी थी खत्म हो गई। उसके बाद भी अगर डिमांड बढ़ रही है तो ऑब्वियस एक्सेस डिमांड, और एक्सेस डिमांड जो है वो क्या रिजल्ट लेके आती है सर? एक्सेस डिमांड की वजह से हमेशा और हमेशा प्राइस लेवल बढ़ जाता है। प्राइस लेवल अगर इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाए तो मैं उसको इन्फ्लेशन का नाम देता हूं बेटा। तो एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन होगा। गैप देख रहे हो ई से लेके एफ तक, इसी गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड की वजह से जो ये गैप आ रहा है ना, इसे बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। अगर आपसे एक मार्क्स में पूछ लिया व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप बता, तो आप क्या बोलोगे? सर पहली बात, इन्फ्लेशन होता है पता लग गया। अगर पता लग गया तो समझ में आ जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, क्योंकि एक्सेस डिमांड है, सप्लाई नहीं बढ़ सकती, अब डिमांड बढ़ रही है, और सप्लाई जब शॉर्ट में हो, डिमांड बढ़ती जाए तो प्राइस तो बढ़ेंगे। तो एक्सेस डिमांड गिव राइज टू इन्फ्लेशन, ये आपको पॉइंट याद रखना है। फिर से बोलता हूं, एक्सेस डिमांड गिव राइज टू इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशनरी गैप पैदा हो जाता है। इन्फ्लेशनरी गैप होता क्या है? द गैप बिटवीन, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, inflationary gap refers to the gap between the actual AD and the required AD at the level of full employment. अभी actual AD कौन सा है? अभी actual AD is AD1. required कितना था? required था सिर्फ AD full employment level के लिए, लेकिन जो actual AD है वो ज्यादा हो गया है required AD से, जो full employment के लिए चाहिए था। तो जो गैप है उनके बीच में AD1 और एडी के बीच जो गैप है ना, उस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, दैट इज ई टू एफ। ये इन्फ्लेशनरी गैप है, प्राइस ही प्राइस बढ़ेंगे बस। सर आप बोलते हो प्राइस बढ़ेंगे, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि मेरा इक्विलिब्रियम ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो वाई से वाई वन तक मैं पहुंच चुका हूं, तो इनकम भी तो बढ़ रही है, इंप्लॉयमेंट भी तो बढ़ रही है, आउटपुट भी तो बढ़ रही है। मैं बोलूंगा सर नहीं, सिर्फ दिख रहा है, होगा नहीं। क्या सर? ये सिर्फ दिख रहा है बट होगा नहीं। मेरी बात समझना कि क्यों नहीं होगा बेटा, आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर चुके हो, आपके पास जितने रिसोर्स थे सब यूटिलाइज हो गए, अब आपके पास कैपेसिटी नहीं है और प्रोडक्शन करने की, तो आउटपुट नहीं बढ़ सकती। सर मैंने आपको कल बताया था, मतलब लास्ट क्लास में बताया था, 3 पॉसिबिलिटी हम कर रहे थे जब, तो एक ग्लास पानी का भर गया ना, उसको आप और नहीं भर सकते। आपकी इकोनॉमी के अंदर जितने रिसोर्स थे उसे आपने पूरा पूरा यूटिलाइज कर लिया, अब और क्या करोगे? अब नहीं हो सकता कुछ भी। तो ऐसी इकोनॉमी है, इकोनॉमी के पास जितने भी रिसोर्स थे सारे के सारे यूटिलाइज हो गए फुल कैपेसिटी तक। अब अगर डिमांड बढ़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ेंगे, आउटपुट नहीं बढ़ सकती। एम्प्लॉयमेंट जितनी वैकेंसी है उतनी तो लोग भरोगे, आउटपुट अब नहीं बढ़ सकती, एम्प्लॉयमेंट अब नहीं बढ़ सकती, अब सिर्फ प्राइस बढ़ेंगे। तो ये क्या है? दिख तो रहा है वाई से वाई वन,
बेटा ये एक सिर्फ हम सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये मिथ है। फुल एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होती तो ओवर एम्प्लॉयमेंट कहां से होगी बेटा? तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशनरी गैप पैदा होगा, आउटपुट नहीं बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ प्राइस बढ़ेगी। ये था आपका एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप का टॉपिक। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया एक बार और देख लो, समझ में आ जाएगा। मैं आपको फिर से समझाऊंगा एक बारी और, आप नोट्स में देखिए बच्चा, बहुत आसान टॉपिक है। व्हाट इज एक्सेस डिमांड? डेफिशिएंट डिमांड बाद में करेंगे, अभी करना है एक्सेस डिमांड। सो एक्सेस डिमांड रेफर्स टू, excess demand refers to the situation when aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to level of full employment in the economy। ध्यान रखना, full employment पे ही दिखेगा आपको excess demand। excess demand give rise to inflationary gap। inflationary gap क्या होता है अभी दिखाया मैंने आपको। inflationary gap क्या होता है? ये बेटा यहां E से लेके F तक जो है inflationary gap, ये वाला गैप। ये कैसे आया पढ़ेंगे, कैसे आया ध्यान देना। Inflationary gap refers to gap when actual aggregate demand is more than the aggregate demand required to achieve the full employment equilibrium। जो एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए चाहिए थी वो ये थी, लेकिन अभी जो एक्चुअल डिमांड है वो ये हो गई है ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इसलिए आ गया इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप यहां ना देखें, ये गलत है, यहां इन्फ्लेशनरी गैप नहीं सकता। इन्फ्लेशनरी गैप देखोगे आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही, क्योंकि यहां तो एडी इक्वल टू एएस है, ओवर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में, यहां कोई इन्फ्लेशनरी गैप नहीं देख सकते आप। इन्फ्लेशनरी गैप देखना है तो आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही देखें। ये बात भूल गए तो लॉजिक नहीं है कोई टॉपिक का, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ये बात बहुत जरूरी होती है जो यहां लिखी हुई है। ओके, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगी। जो डिमांड बढ़ी है एडी से एडी डैश तक, वो क्यों बढ़ी है? ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये ध्यान रखना। और जो गैप है वो है ईएफ का इन्फ्लेशनरी गैप। ये होता क्या है मैंने आपको बताया। अब एग्रीगेट डिमांड क्यों और कब बढ़ सकती है बेटा? देखो बच्चों, एग्रीगेट डिमांड के हमने 4 कंपोनेंट पढ़े हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। मतलब कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, करेक्ट है ना? सर अगर कंजम्पशन बढ़ जाए तो भी एडी बढ़ सकता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो भी एडी बढ़ सकता है। सर ये सारे कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड, इनमें से कोई भी बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाए डिमांड बढ़ेगी। सर अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इंपोर्ट कम होने चाहिए। सर जो बाहर से आप इंपोर्ट करते हो, आप तो फॉरेन गुड्स की डिमांड करते हो, बात तो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड की हो रही है। अगर आप बाहर से इंपोर्ट कम करोगे क्योंकि वो महंगे हैं, तभी तो आप अपनी कंट्री से गुड्स की डिमांड करोगे। तो आपकी कंट्री में डिमांड तब बढ़ेगी जब आप बाहर के गुड्स की डिमांड कम करोगे। तो एक्सपोर्ट्स का बढ़ना और इंपोर्ट्स का कम होना रीजन है एक्सेस डिमांड का। एक्सपोर्ट का बढ़ना डिमांड का रीजन कैसे है सर? सर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, मतलब सर फॉरेनर्स आपकी डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ा रहे हैं, और आपकी डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, इट मींस कि आपकी कंट्री में एक्सेस डिमांड होने वाली है, क्योंकि आपकी कंट्री के लोग भी डिमांड कर रहे हैं और बाहर की कंट्री के लोग भी डिमांड कर रहे हैं, देशी भी डिमांड कर रहे हैं, विदेशी भी डिमांड कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो डिमांड एक्सेस हो जाएगी। कंजम्पशन बढ़ना डिमांड बढ़ाता है। टैक्सेस का कम होना बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। टैक्सेस अगर कम हो गए तो डिमांड बढ़ती है, आपको पता होगा सर। टैक्सेस नहीं लगेंगे, कम लगेंगे, आप डिमांड बढ़ाओगे। टैक्सेस ज्यादा लगेंगे, आप डिमांड कम कर देती हो ना। तो यहां बताना है हमने सिर्फ एक्सेस डिमांड क्यों है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, बढ़ाई हमने भी चेंज इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इंपोर्ट्स कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। लास्ट पॉइंट है डेफिसिट फाइनेंसिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इसका मतलब बता दो क्या? डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स। किस लिए? प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स बाय आरबीआई। क्यों कर रहा है? जब भी गवर्नमेंट के बजट में, जब भी गवर्नमेंट के बजट में डेफिसिट होगा और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो हैं वो ज्यादा होंगे गवर्नमेंट के रिसिप्ट से, तो गवर्नमेंट नए नोट प्रिंट कराती है आरबीआई से।
लोन लेने के लिए, ताकि खर्चे पूरे कर सके। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, वहां पे नए नोट प्रिंट करवा रही है, तो डिमांड ऑब्वियसली बातें बढ़ेगी, क्योंकि नए नोट प्रिंट होंगे तो गवर्नमेंट खर्चा करेगी, किसी की इनकम बनेगा, तो वही पैसा इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होगा, उससे डिमांड बढ़ेगी। सर इनडायरेक्ट पॉइंट है, पर पॉइंट नए नोट छपेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी, सिंपल है। मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोग डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ाएंगे तो एक्सेस डिमांड होगी कि नहीं होगी? तो नए नोट प्रिंट होने से डिमांड बढ़ती है, ये ध्यान रखना। और नए नोट प्रिंट क्यों किए जा रहे हैं? जब गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा है, रिसिप्ट बहुत कम है, तो गवर्नमेंट नए नोट छापती है आरबीआई से लोन लेने के लिए, उसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। अपनी फाइनेंसिंग करना चाहती है, डेफिसिट में गवर्नमेंट है, साफ साफ दिख रहा है, और आरबीआई से ले रही है, करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, What are the impacts of excess demand? अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड होगी तो उसका क्या रिजल्ट होगा? मैंने आपको बताया सर, आउटपुट, इंप्लॉयमेंट, इनकम पे और प्राइस पे 4 तरह के इंपैक्ट बता सकते हो आप। और आउटपुट इंप्लॉयमेंट तो हम सेम मान के चलेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि इंप्लॉयमेंट कंट्री में ज्यादा, मतलब आउटपुट तो बढ़ रही है, तो आउटपुट पे बता दो, उसके अलावा आप इंप्लॉयमेंट पे बता दो और प्राइस पे बता दो। ध्यान देना, आउटपुट पे, इंप्लॉयमेंट पे और प्राइस पे। सर एक्सेस डिमांड की वजह से ये तो क्लियर है कि प्राइस तो बढ़ते ही रहेंगे, इन्फ्लेशन होगा। तो थर्ड वाला इंपैक्ट तो बच्चे बच्चे को समझ में आता है कि इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि डिमांड एक्सेस में होगी। तो एक्सेस डिमांड जब होगी, हम पढ़ रहे हैं एक ही टॉपिक अब तक, एक्सेस डिमांड क्या है, क्यों होती है, हमने पढ़ लिया। उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि प्राइस लगातार बढ़ेंगे। Excess demand leads to rise in general price level known as inflation as AD is more than AS। सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो प्राइस तो बढ़ेंगे सर, क्योंकि आप सप्लाई बढ़ा नहीं सकते। अगर आप सप्लाई बढ़ा सकते होते तो शायद प्राइस बहुत ज्यादा ना बढ़ते, लेकिन अब डिमांड बढ़ रही है, सिर्फ सप्लाई नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट पे इकोनॉमी आ चुकी है, उसके बाद कौन सी सप्लाई बढ़ेगी और कैसी बढ़ेगी? रिसोर्स यूटिलाइज हो गए पूरे पूरे, तो आउटपुट नहीं बढ़ सकती। इसलिए लिखा हमने कि आउटपुट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ चुकी है और कोई कैपेसिटी बची नहीं प्रोडक्शन करने की। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? देखो डायग्राम में, एक्सेस डिमांड कब हुई? फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद हुई बेटा। जब फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो चुका है, उसके बाद कौन सी एम्प्लॉयमेंट, कौन सी आउटपुट हम प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे। आपकी कंट्री की कैपेसिटी जो थी वो फुल यूटिलाइज हो गई है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद एक्सेस डिमांड के टाइम पे कोई भी आउटपुट नहीं बढ़ सकती बेटा, ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। तो नो चेंज इन आउटपुट एंड नो चेंज इन एम्प्लॉयमेंट। There will be no change in employment because economy is already operating at the level of full employment। तो यहां पर कोई इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। एक्सेस डिमांड पे कोई भी इनवॉलेंट्री, लोग काम करना चाहेंगे, विलिंग होंगे, काम भी मिल गया होगा, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट पे हुआ। अगर मैं बोलता फुल एम्प्लॉयमेंट पहले की बात है, अगर मैं होता डेफिशिएंट डिमांड पे कि फुल एम्प्लॉयमेंट से भी डिमांड बहुत कम है, तब मैं बोलता अनएम्प्लॉयमेंट भी है, आउटपुट भी कम है, प्राइस भी बहुत कम है, तब मैं बोल सकता। डेफिशिएंट डिमांड में दिखाऊंगा आपको यही होगा कि आपकी जो डिमांड है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी नीचे आ जाएगी, तब आप बोलना सर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, आउटपुट कम हो जाएगी, ये सब आप तब बोलेंगे। अभी आप एक्सेस डिमांड की बात कर रहे हो, आप फुल एम्प्लॉयमेंट से भी आगे जा चुके हो। एक बात माइंड में रखो कि एक्सेस डिमांड हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद ही होती है, पहले नहीं होती है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट पे तो इक्विलिब्रियम है। फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले डेफिशिएंट डिमांड है, मतलब डिमांड बहुत कम है। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद होती है एक्सेस डिमांड। अब फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आउटपुट तो बढ़ नहीं सकती, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ सकती, सिर्फ प्राइस प्राइस बढ़ेंगे। हमने बता दिया सर, प्राइस बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट पे फर्क कोई पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं एक्सेस डिमांड से सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ते हैं और कुछ भी नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि प्राइस बढ़ेंगे, बाकी नो इंपैक्ट। ये था आपका एक्सेस डिमांड क्या है, क्यों होती है, और उसके इंपैक्ट क्या पड़ते हैं इकोनॉमी पे। इंपैक्ट आपको 3 याद करने हैं, आउटपुट का, एम्प्लॉयमेंट का और प्राइस का। ठीक है बेटा, तो एक्सेस डिमांड ओवर। अभी एक टॉपिक और आएगा इसके ऊपर, एक्सेस डिमांड के ऊपर, कि एक्सेस डिमांड को करेक्ट कैसे करते हैं, वो लास्ट में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे डेफिशिएंट डिमांड। तो एक्सेस डिमांड इज वेरी सिंपल, समझ में आपको आ गया होगा। तो एक्सेस डिमांड क्या थी, ये आपने देख लिया बेटा। एक्सेस डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन when AD यानी aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to the level of
फुल एम्प्लॉयमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम, डेफिशिएंट डिमांड पे। ध्यान से सुनना बेटा, नेक्स्ट इज डेफिशिएंट डिमांड। इंटरेस्ट, व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड? सबसे पहले बताएंगे मीनिंग। सुनेंगे ध्यान से। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, it refers to a situation when aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to the level of full employment। हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे देखेंगे कि डिमांड डेफिशिएंट है या नहीं। सर, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड कम पड़ जाए, लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, उसे बोलेंगे डेफिशिएंट। सर ये कैसे होगा, समझा दो। सर कोई भी चीज आपको इस चैप्टर में समझ में आएगी ना, तो डायग्राम से समझ में आएगी, तो आप डायग्राम पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। ये आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना लेते हैं हम लोग। यहां लिखते हैं इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, एक्स एक्सिस पे, और वाई पे लिखते हैं बेटा एग्रीगेट डिमांड, सबसे पहले बनाते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया। एग्रीगेट डिमांड आपका हो गया अपवर्ड स्लोपिंग, इंटरसेक्ट करेगा एएस कर्व को, दैट इज सी प्लस आई। ये आपका हो गया बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सबसे पहले आपका काम यही होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को दिखाना। ये मान के चलेंगे आप कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसलिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोलते थे इक्विलिब्रियम होगा तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही होगा। फिर कीन्स ने बोला नहीं, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। आगे हमने दिखा दिया एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा के। अब दिखाना है आपको डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड मतलब एडी इज लेस देन एएस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही आपको दिखाना है कि एडी कम हो गया। सर अगर कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट का लेवल डिक्रीज हो जाए, इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाए, तो इन्वेस्टमेंट के फॉल होने से एग्रीगेट डिमांड फॉल होगा कि नहीं? बोलो, बिल्कुल होगा। एग्रीगेट डिमांड का ये था। अब इन्वेस्टमेंट का लेवल कंट्री के अंदर गिर गया, इन्वेस्टमेंट गिरते ही आपका एडी कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सर जैसे ही आपका एडी डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, एडी टू एडी 1, ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में फॉल हो गया। तो आपके पास नया पॉइंट आएगा, इसे बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब ई से लेके यहां पे जी तक देखो, ये जो गैप है ना बेटा, ये गैप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो ये गैप है, इस गैप को बोलोगे आप डिफ्लेशनरी गैप। और ये सिचुएशन जो है ये डेफिशिएंट डिमांड की है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि डिमांड गिर गई है इन्वेस्टमेंट के कम होने से, और डिफ्लेशनरी गैप इसको हम बोलेंगे। व्हाट इज डिफ्लेशनरी गैप? बेटा आपने सुना होगा, जब भी किसी चीज की डिमांड नहीं होती, जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाती है ना, तो उसके दाम भी गिर जाते हैं। जिसको कोई पूछता नहीं उसके कोई दाम नहीं होते, सिंपल सी बात है। जिसको कोई पूछता नहीं उसको कोई दाम नहीं होते। अब डिमांड गिर गई, मार्केट में डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट की, उसके प्राइस कैसे बढ़ सकते हैं? डिमांड नहीं है, प्राइस भी गिर जाएंगे। तो डेफिशिएंट डिमांड की वजह से इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन आ सकता है। इसलिए बोलते हैं डिमांड गिर जाए तो उसे बढ़ाओ, बहुत बढ़ जाए तो उसे घटाओ। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों खतरनाक है कंट्री के लिए, ठीक है। तो ई से लेके जी तक ये डिफ्लेशनरी गैप है। और कहां देखा आपने? सर आपने देखा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे डिफ्लेशनरी गैप। ये होता क्या है? डिफ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप व्हेन एक्चुअल एडी, अभी एक्चुअल एडी कौन सा है? एडी 1 इज एक्चुअल, इज फॉल शॉर्ट by the AD required to achieve the full employment equilibrium। जो AD फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए था वो AD था,
ये चाहिए था फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें, लेकिन उससे भी कम हो गया आपका अब जो एडी है। तो एक्चुअल एडी यानी AD1 एंड एडी रिक्वायर्ड टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, उन दोनों के बीच में जो गैप है, देखो सर एडी और AD1 के बीच में जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं हम डिफ्लेशनरी गैप। लेकिन देखेंगे कब, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही आपको दिखाना है, ना कि कहीं और। आप यहां मत दिखा देना डिफ्लेशनरी गैप, अंडर एम्प्लॉयमेंट मत दिखा देना, वो गलत है। आपको दिखाना है फुल एम्प्लॉयमेंट पे। तो डिफ्लेशनरी गैप कब आता है, जब डेफिशिएंट डिमांड होती है। डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, व्हेन एडी इज लेस देन एएस एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, आप लिख सकते हैं। अब आपको नोट्स में दिखाता हूं व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड, उसके रीजन पढ़ेंगे, फिर उसके इंपैक्ट पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से। देखो बच्चा, deficient demand refers to the situation when aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to level of full employment. This situation of deficient demand give rise to deflationary gap. तो डिमांड गिर जाएगी तो प्राइस लेवल भी गिरेगा, डिफ्लेशन आ जाएगा कंट्री में। डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट। सर अभी जो नया वाला एडी है वो कम पड़ गया है, क्योंकि चाहिए इतना एडी, ई पॉइंट तक एडी चाहिए हमें, अभी जो एडी वो इतना है, सिर्फ नीचे है एडी। तो when actual AD falls short by the AD required to achieve the full employment equilibrium, वो होगा आपका डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्या है, द डिस्टेंस, द गैप बिटवीन द एक्चुअल AD दैट इज AD1 एंड द रिक्वायर्ड AD, जो जरूरी था AD फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा उस गैप को बोलेंगे बेटा डिफ्लेशनरी गैप। जो आपको दिख रहा है ई से लेकर जी तक, ये आपका डिफ्लेशनरी गैप है। इसको हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही देखा है। तो सबसे पहले जो आपका एडी था वो एएस को इंटरसेक्ट कर रहा था यहां पर, ये आपका था फुल एम्प्लॉयमेंट। जैसे ही आपका एडी गिर गया ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो आपका यहां पे ई से लेकर जी तक एक गैप आ गया एडी के कम होने से, इसको बोला हमने डिफ्लेशनरी गैप, जैसा कि आपने यहां नोट्स में समझा। तो ध्यान दो बच्चों डायग्राम पे, एक बार दोबारा से देखो आप इस चीज को, डिफ्लेशनरी गैप मैंने कैसे बनाया। तो डिफ्लेशनरी गैप यानी कंट्री के अंदर डिमांड कम होने से आता है डिफ्लेशनरी गैप। अगर आपसे टीचर पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले टीचर कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, तो आप क्या बोलोगे। सर सबसे पहले एक बात समझो बेटा, एग्रीगेट डिमांड की जो कंपोनेंट होते हैं ना वो क्या होते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। पहला चैप्टर इस यूनिट का 7 चैप्टर जो था, ये 9 चैप्टर है, बेसिक बहुत काम आता है। अगर कंजम्पशन कम हो जाए तो भी एडी कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का लेवल गिर जाए तो भी एडी कम हो जाएगा, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कंट्री पे कम करना शुरू कर दिया तो भी एडी कम हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, एडी कम कब होगा, जब आपके एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। आपके एक्सपोर्ट्स कम हो गए मतलब आपकी डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड फॉरेनर्स नहीं कर रहे। एक्सपोर्ट्स क्या होता है, बाहर बेचना, बाहर वाले खरीदेंगे नहीं, आप बेचोगे कैसे। अब्रॉड के लोग आपके डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड नहीं कर रहे, आपके एक्सपोर्ट्स कम हो गए। और आप भी जो इंडियन रेजिडेंट हैं वो लोग भी फॉरेन गुड्स की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, मतलब डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड तो कर ही नहीं रहे, तो भी एडी गिरेगा। तो राइज इन इंपोर्ट्स and fall in exports is the reason for deficient demand. ध्यान देना, मैं आपको ये चीज दिखाता हूं कहां लिखी हुई है, रीजंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। सर या तो कंजम्पशन कम हो जाए, समझ में आता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब आपका कंजम्पशन कम हो गया हाउस होल्ड का तो डिमांड कम हो जाएगी। अगर टैक्सेस बढ़ जाएं तो भी हम डिमांड कम करेंगे, समझ में आता है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो जाए, जी सर सी प्लस आई प्लस जी होता है ना, प्लस नेट एक्सपोर्ट भी होता है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया तो भी डिमांड कम होगी ना। ओके, अब देखो एक्सपोर्ट्स कम हो जाए और इंपोर्ट्स बढ़ जाए। एक्सपोर्ट्स कम हो गए मतलब फॉरेनर्स आपके गुड्स की डिमांड नहीं कर रहे, इंपोर्ट्स बढ़ जाए मतलब आप फॉरेन गुड्स की डिमांड कर रहे हो, मतलब डोमेस्टिक गुड्स आपको समझ में नहीं आ रही, उसकी डिमांड आप कम कर रहे हो, एडी विल फॉल।
तो इन रीजन की वजह से डेफिशिएंट डिमांड हो सकती है। एक रीजन और था हमारे पास एक्सेस डिमांड में, डेफिसिट फाइनेंसिंग, वो नहीं लिखेंगे हम क्योंकि नए नोट प्रिंट होंगे ही नहीं, डेफिशिएंट डिमांड है तो ऑब्वियस ही बात है। उसके बाद अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि डेफिशिएंट डिमांड के इंपैक्ट क्या पड़ेंगे। डेफिशिएंट डिमांड के इंपैक्ट क्या पड़ेंगे अगर कंट्री में डिफ्लेशनरी गैप आ गया तो उसका क्या रिजल्ट होगा बेटा। 3 इंपैक्ट बताते हो आप, आउटपुट पे, इंप्लॉयमेंट पे, प्राइस पे। ट्रांसपेरेंसी है इसमें बिल्कुल। अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, तो डिमांड ही नहीं है, आप डायग्राम को देखो, डिमांड ही नहीं है, डिमांड कम हो गई, एडी से एडी 1 पे आ गया, तो आपका अंडर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ गया, वाई से लेके y1 तक यहां पहुंच गए। सर फुल इंप्लॉयमेंट के बाद जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फुल इंप्लॉयमेंट से पहले आना पॉसिबल है। ग्लास भर गया, उसको और भरना पॉसिबल नहीं है। खाली करना बहुत आसान है, आधा करना बहुत आसान है, कम करना बहुत आसान है। तो एग्रीगेट डिमांड अगर कम हो गई, आप फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले चले गए। इसकी 3 बातें हैं, 3 बातें। आपकी कंट्री में डिमांड गिर गई, ऑब्वियस डिमांड नहीं है, तो फर्म्स प्रोडक्शन किसके लिए करेंगे, तो आउटपुट विल फॉल। वेरी वेरी इजी। कंट्री में आउटपुट नहीं बन रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो लोग किस लिए रखे जाएंगे, इंप्लॉयमेंट विल फॉल, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। काम कंट्री में नहीं है, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तीसरा, सर डिमांड ही नहीं है तो प्राइस गिरने लगेंगे, डिफ्लेशनरी गैप आएगा, पढ़ लिया। आउटपुट फॉल, एम्प्लॉयमेंट फॉल, प्राइस लेवल फॉल, मतलब डिफ्लेशनरी गैप आ जाएगा। 3 इंपैक्ट है, तीनों इंपैक्ट लिखे हुए हैं। सर आउटपुट क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट डिमांड देयर विल बी इंक्रीज इन इन्वेंटरी स्टॉक। डिमांड नहीं है, स्टॉक भर जाएगा, और प्रोडक्शन क्यों करेंगे, फिर आउटपुट कम हो जाएगी। इंप्लॉयमेंट कम हो जाएगी क्योंकि डिमांड ही नहीं है, तो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, लोग काम करना चाह रहे होंगे बट काम होगा नहीं। प्राइस लेवल, deficient demand cause in journal price level to fall due to lack of demand. प्राइस फॉल, एम्प्लॉयमेंट फॉल, आउटपुट फॉल। पर एक्सेस डिमांड में प्राइस राइज, आउटपुट नो इफेक्ट, एम्प्लॉयमेंट नो इफेक्ट, क्योंकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद कहीं जा ही नहीं सकते बेटा। बहुत आसान चैप्टर है, समझ में आपको आ रहा होगा। उसके बाद अब जो टॉपिक आता है बेटा, वो आता है कि एक्सेस डिमांड को और डेफिशिएंट डिमांड को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो, कैसे आप करेक्ट कर सकते हो एक्सेस डिमांड को, डेफिशिएंट डिमांड को। उसके लिए 2 पॉलिसी हमारे पास है। सर एक्सेस डिमांड क्यों पैदा होती है, हम पहले बात करते हैं एक्सेस डिमांड की, डेफिशिएंट को छोड़ो, उसको अपोजिट कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे बाद में। एक्सेस डिमांड क्यों होती है, सर या तो आपके पास पैसे बहुत होते हैं और जेब में उछल रहे होते हैं, हम डिमांड कर रहे होते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो पैसे खत्म कर दो, पैसे कम कर दो इकोनॉमी के अंदर, मनी का सर्कुलेशन कम कर दो, डिमांड कंट्रोल हो सकती है। ये काम कौन करेगा, ये काम आरबीआई करेगा, क्योंकि आरबीआई इज द रेगुलेटर फैसिलिटेटर ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री। अथॉरिटी नहीं, अथॉरिटी खुद ही है आरबीआई। तो आरबीआई के पास कौन सी पॉलिसी होती है बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकता है, उससे डिमांड कंट्रोल हो सकती है। या गवर्नमेंट खुद कर सकती है। गवर्नमेंट कैसे करेगी सर, गवर्नमेंट के हाथ में टैक्सेस है, टैक्सेस बढ़ा देगी गवर्नमेंट, डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। या पब्लिक पे जो खर्चा करती है वेलफेयर के लिए, फॉर्म्स पे करती है, उसे कम करेगी, इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, इंडस्ट्रीज नहीं खुलेगी, अपने आप डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। तो गवर्नमेंट भी कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी, FISCAL, फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की होती है, बैंकिंग में पढ़ चुके हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, दोनों पॉलिसी के थ्रू हम एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए या कम हो जाए उसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सेस हो जाए तो कम कर सकते हैं, कम हो जाए तो बढ़ा भी सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, ध्यान रखना, मॉनेटरी पॉलिसी किसकी है, आरबीआई की है, सेंट्रल बैंक की है। फिस्कल पॉलिसी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। कंफ्यूज नहीं होना बेटा आप लोगों ने। सबसे पहले पढ़ाऊंगा आपको मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, कि मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से हम एक्सेस डिमांड को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया, मॉनेटरी पॉलिसी को डियरर बना देंगे, महंगा कर देंगे, इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई बढ़ा देगा, बैंक रेट, रेपो रेट पढ़ा आपने, सब बढ़ा देगा, मनी सप्लाई कंट्रोल करना चाहेगा, दैट्स इट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। इसमें क्या करना चाहिए आरबीआई को, आरबीआई को मनी सप्लाई कम करनी चाहिए,
मनी सप्लाई कैसे बढ़ती है? या तो नए नोट छपते हैं या फिर लोन्स बहुत ज्यादा देते हैं कमर्शियल बैंक, तभी लोग डिमांड बढ़ाते हैं। अब लोन्स को कंट्रोल कौन कर सकता है? आरबीआई कर सकता है, क्योंकि आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक। जो बात आरबीआई बोलेगा बैंकों को बात माननी पड़ेगी। तो आरबीआई क्या कर सकता है, समझेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में आने के चांस ज्यादा होते हैं। तो सेंट्रल बैंक की कौन सी पॉलिसी है? मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक एम्स टू रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। मैंने बोला ना, आपको लोन्स कम कर देंगे तो अपने आप डिमांड कंट्रोल हो सकती है। पैसा नहीं होगा तो डिमांड कैसे करोगे आप? तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेटा, दो इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ध्यान रखना, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। सबसे पहले पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है बैंक रेट। बेटा आप लोग जब बैंक से लोन लेते हो तो आप कमर्शियल बैंक से लोन लेते हो, आप कमर्शियल बैंक को पे करते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या पे करते हो? रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन कमर्शियल बैंक भी कहीं से लोन लेके आता होगा ना, आपके डिपॉजिट से लोन देता है, ठीक है। अदरवाइज फिर भी कमर्शियल बैंक लोन ले सकता है, किससे? आरबीआई से। अगर आरबीआई ने, कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से लोन लेता है ना, तो कमर्शियल बैंक्स को भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं बैंक रेट या फिर रेपो रेट। रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होता है, और बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होता है। दोनों ही रेट है। सोचो, अगर आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट दोनों ही बढ़ा दे, कमर्शियल बैंक सोचेंगे भैया इंटरेस्ट रेट तो बहुत बढ़ गया, हमें आरबीआई लोन बहुत महंगा दे रहा है, हम भी पब्लिक को लोन महंगा देते हैं। तो जब आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देता है जो लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए है, या फिर रेपो रेट बढ़ा देता है जो शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, तो कमर्शियल बैंक को झटका लगता है कि यार आरबीआई ने मेरे लिए बैंक रेट बढ़ा दिया, आरबीआई ने मेरे लिए रेपो रेट बढ़ा दिया, तो मैं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिक के लिए बढ़ा देता हूं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिक के लिए बढ़ेगा ना, तो लोग क्या सोचेंगे, हम जैसे लोग क्या सोचेंगे कि यार कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स, उधार जो लेते हैं उसकी जो कॉस्ट है बहुत बढ़ गई है, तो हम लोग लोन कम लेंगे। जब हम लोग लोन कम लेंगे तो पैसा हमारे पास कम ही होगा। हर चीज आज लोन पे लेते हैं हम, गाड़ी लोन, घर लोन, फ्लैट लोन, फोन लोन, कैमरा लोन, लैपटॉप लोन, भाई सब चीज के लिए हम लोन लेते हैं। अपने पैसे है नहीं क्या हमारे पास? तो लोन अगर महंगे हो गए तो डिमांड हम कम करने लगेंगे। यही तो मोटिव था कि डिमांड कम करनी। तो डिमांड कम करने के लिए क्या किया? आरबीआई ने बैंक रेट को बढ़ा दिया, रेपो रेट को बढ़ा दिया, ताकि कमर्शियल बैंक पब्लिक के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे और मनी सप्लाई कम हो जाए, लोन्स कम हो जाए, उससे डिमांड कम हो जाए। इतना समझदार है यार आरबीआई। ऐसा होता है बेटा। तो बैंक रेट क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड। इसका उल्टा कर सकते हैं, अगर डेफिशिएंट डिमांड होती तो बैंक रेट को कम किया जाता, रेपो रेट को कम किया जाता, कमर्शियल बैंक में इंटरेस्ट रेट कम कर देते, लोग लोन बहुत ज्यादा लेते, डिमांड बढ़ाते। जब डिमांड कम हो तो रेट्स कम कर दो, जब डिमांड बहुत एक्सेस हो तो इन रेट्स को बढ़ा दो, लोन महंगे करने। तो बैंक रेट को बढ़ा दिया गया। इससे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक्स भी लोन कम लेंगे, पब्लिक भी लोन कम लेगी और डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। एक्सेस डिमांड कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया? इकोनॉमी के अंदर लोन्स को कम किया। कैसे कम किया गया? बैंक रेट को बढ़ा के या फिर रेपो रेट को भी बढ़ा के। तुम्हारे दोनों पॉइंट कंप्लीट होते हैं, बैंक रेट। सर फर्क क्या है दोनों में? दोनों सेम है क्या? सर सेम नहीं है, थोड़ा सा फर्क है कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए, रेपो रेट शॉर्ट, और दोनों को ही बढ़ाना है। दोनों का मतलब सेम है, एक्सप्लेनेशन सेम है, बस इतना फर्क है कि रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए। दैट्स इट। अब एक पॉइंट और सुन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ध्यान से सुनना बेटा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सर हमने बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा है, ये टॉपिक बैंकिंग चैप्टर से बहुत रिलेट करता है, ठीक है। तो हमने बैंकिंग में पढ़ा है कि आरबीआई जो होता है ना, वो गवर्नमेंट का बैंक होता है और बैंकों का बैंक भी होता है। बैंकर्स टू गवर्नमेंट में हमने पढ़ा था कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का एजेंट भी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है ना, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं या ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उनको आरबीआई ओपन मार्केट में बिकवाता भी है, खरीदवाता भी है। तो आरबीआई एजेंट होता है गवर्नमेंट का। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस एक प्रोसेस है जिसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है।
सर हम बात कर रहे हैं एक्सेस डिमांड की, वो बताओ कंट्रोल कैसे करनी है, फालतू की बातें मत कर। एक्सेस डिमांड के टाइम पे क्या होता है, आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को पब्लिक को ऑफर करता है मार्केट में कि ले लो। पब्लिक क्यों लेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है ना, वो डिस्काउंट पे इशू की जाती है और पैसे मिलते हैं बाद में प्रीमियम के साथ, एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। मान लो 25,000 रुपए का ट्रेजरी बिल इशू किया आरबीआई ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बात करो, प्राइवेट सेक्टर की नहीं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के पीछे लोग पागल होते हैं। 25,000 का ट्रेजरी बिल था, वो इशू कर दिया और बोला 3 महीने बाद या 1 साल बाद आपको 20,000 में इशू किया है तो आपको 30 मिलेंगे। मान लो एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, 20 इशू किया 30 मिलेंगे, मतलब 20 में खरीदो 30 आपको हम देंगे। पब्लिक क्यों नहीं लेगी? तो आरबीआई ने जब गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स को मार्केट में इशू किया डिस्काउंट पे और बाद बोले ज्यादा पैसे मिलेंगे आपको इंटरेस्ट के साथ, आप ले लो, पब्लिक तो लेगी। पब्लिक ने अपना सारा पैसा कहां डाल दिया? गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल को खरीदने में। अब सारा पैसा कहां चला गया? इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में चला गया। अब कंजम्पशन कहां से करेंगे? पैसे तो सारे चले गए आरबीआई के पास क्योंकि उन्होंने ट्रेजरी बिल ले ली पब्लिक ने। तो डिमांड कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने क्या किया? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट में इशू किया, लोग खरीदें। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को आरबीआई ने इशू किया और पब्लिक ने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया उस ट्रेजरी बिल्स के अंदर। अब सारा पैसा पब्लिक का डाइवर्ट होकर किसके पास आ गया? आरबीआई के अकाउंट में। कर लो भैया, खर्चा आप कैसे करोगे? तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल कर देता है ताकि लोग खरीदें और सारा पैसा हमें दे दें, फिर कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? तो डिमांड कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने क्या किया? गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को मार्केट में बेच दिया। अब मान लो जब डेफिशिएंट डिमांड होगी तो वही सिक्योरिटीज आरबीआई बाय करेगा और पैसा दे देगा, लो अब डिमांड बढ़ाओ, अब आप डिमांड बढ़ा सकते हो। तो आरबीआई टाइम टू टाइम वॉच रखता है कि क्या चल रहा है और क्या होगा। लग रहा है एक्सेस डिमांड होने वाली है तो सिक्योरिटी सील कर देता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा। लग रहा है डिमांड डेफिशिएंट होगी तो उनसे वापस बाय कर लेते हैं, पैसा दे देता है उनको। हम पढ़ रहे हैं एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के टाइम पे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या कर रहा है? बेच रहा है, ठीक है, सेल कर रहा है। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखना आपको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। आपको अगर याद हो तो कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स का, जो रोज डिपॉजिट आते हैं कमर्शियल बैंक के पास, प्राइमरी डिपॉजिट्स, उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास एज रिजर्व रखना होता है, जिसे बोलते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो। और कुछ परसेंटेज अपने ही डिपॉजिट का रिजर्व की फॉर्म में अपने पास रखना पड़ता है, उसे बोलते हैं एसएलआर, कंडिचोरी लिक्विडिटी रेशियो। तो सीआरआर और एसएलआर दोनों लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट के ही टाइप। सीआरआर क्या होता है? जो हर कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखना है, इसे आप नहीं छू सकते, इसको रखो रिजर्व में, बाकी यूज करो। एसएलआर अपने पास रखना होता है, इसको भी आप नहीं छेड़ सकते, बाकी यूज करो। अब डिमांड चल रही है एक्सेस, डिमांड हो रखी है एक्सेस कंट्री के अंदर। एक्सेस डिमांड के समय पे आरबीआई क्या बोलता है? आरबीआई सीआरआर और एसएलआर दोनों ही बढ़ा देता है। बढ़ाने से क्या होगा? बढ़ाने से ये होगा कि अब ज्यादा परसेंटेज हर कमर्शियल बैंक को रिजर्व में रखनी पड़ेगी, कुछ अपने पास कुछ आरबीआई के पास, बचेगा कम। जब बचेगा ही कम तो लोन भी कम दे पाएगा ना। आरबीआई सोच रहा है कमर्शियल बैंक लोन कम दें, और लोन कम तब दे पाएंगे जब मैं रिजर्व रेशियो बढ़ाऊंगा ताकि उनको रिजर्व मेरे पास मेंटेन ज्यादा करना पड़े। आरबीआई बहुत समझदार होता है। आरबीआई ने सीआरआर एसएलआर दोनों की ही परसेंटेज बढ़ा दी और बोला अब रिजर्व मेरे पास ज्यादा रखो, अपने पास भी रिजर्व की फॉर्म में ज्यादा रखो, अब पैसा अपने आप कम बचेगा और कमर्शियल बैंक कम लोन दे पाएंगे और डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। समझ में आया? तो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड आरबीआई विल इंक्रीज द सीआरआर, इंक्रीज द एसएलआर, सो दैट कमर्शियल बैंक को ज्यादा रिजर्व मेंटेन करने पड़े और कम लोन दे पाए, क्योंकि रिजर्व रखने के बाद ही लोन दे पाते हैं, वो जरूरी है रिजर्व रखना। रिजर्व ज्यादा रखने पड़ रहे हैं तो लोन ऑटोमेटिकली कम दे पाएंगे। अगर डिमांड होती डेफिशिएंट तो इन रिजर्व्स को कम कर देते ताकि लोन ज्यादा दे पाए, ठीक है, ऑपोजिट था उसका केस। अब आते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पे। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट इतने ही थे, अब आते हैं क्वालिटेटिव पे, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, फर्क क्या है सर दोनों में, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इन दोनों में फर्क क्या होता है बच्चों? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं, सारे बैंकों के लिए सेम होते हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट सभी बैंकों के लिए सेम होते हैं, सीआरआर सबके लिए सेम है, एसएलआर सबके लिए सेम है, बैंक रेट सबके लिए सेम है। लेकिन जो ये इंस्ट्रूमेंट है क्वालिटेटिव, ये सारे बैंकों के लिए अलग अलग होते हैं। क्यों? अगर आरबीआई कुछ स्पेसिफिक एरिया में चाहता है मनी सप्लाई कम हो जाए तो अलग अलग अप्लाई कर सकता है इंस्ट्रूमेंट्स को, इतना फर्क होता है, तो इनडायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं तरह से। बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर, पहले इंस्ट्रूमेंट की जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, उसे इंक्रीज कर रहा है। क्यों? सुनना, डिक्रीज भी हो सकता है पर यहां पर इंक्रीज है क्योंकि हम एक्सेस डिमांड पढ़ रहे हैं। एक्सेस डिमांड के टाइम पे इसको इंक्रीज क्यों किया जा रहा है, ये होता क्या है समझना। सबसे पहली बात, व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट? बेटा जब भी आप बैंक से लोन लेते हो आप बैंक से, तो बैंक बोलता है मेरे पास सिक्योरिटी रखो एज मोर्गेज, कोलेटरल, गिरवी रखो तब लोन दूंगा। आप बैंक से लोन मांगने गए 5 लाख का, बैंक ने बोला 5 लाख का लोन चाहिए, ठीक है कोई दिक्कत, मेरे पास 6 लाख की सिक्योरिटी रखो आप एटलीस्ट, जिसकी वैल्यू मार्केट में 6 लाख रुपए। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट है 1 लाख की। क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन। जितनी मार्केट में सिक्योरिटी की वैल्यू है 6 लाख रुपए और लोन कितना ले रहे हो आप 5 लाख, उसका डिफरेंस यानी कि 1 लाख क्या है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब सोचो, डिमांड इकोनॉमी के अंदर एक्सेस हो रखी है, आरबीआई चाह रहा है कि लोन्स जो है लोग कम लें। आरबीआई ने क्या किया, 5 लाख का लोन चाहिए, अब आपको 7 लाख की सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। 5 लाख के लोन के लिए अब आपको 7 लाख की सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, तब 5 लाख का लोन मिलेगा। तो रिक्वायरमेंट 2 लाख की हो गई, बढ़ गई। लोग सोचते हैं यार कि 5 लाख के लोन के लिए पहले 6 लाख सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, अब 7 लाख रखवानी पड़ रही है। लोग डिस्करेज होते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई ना, मार्जिन बढ़ 1 लाख से 2 लाख का हो गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट के बढ़ने से लोग डिस्करेज होते हैं, ज्यादा सिक्योरिटी और कम लोन मैं तो नहीं लेता। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाया गया ताकि लोन लेने के लिए लोग डिस्करेज हो, नहीं ले लोन, इच्छा ना उनकी लोन लेने की। पहले पढ़ते हैं होता क्या है। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है बेटा? डिफरेंस होता है बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड। ठीक है, 5 लाख का लोन लिया, 6 लाख सिक्योरिटी, तो 1 लाख का मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया। एनी चेंज इन रिक्वायरमेंट अफेक्ट क्रेडिट क्रिएशन। समझ में आता है? अगर इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड हो तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? इंक्रीज कर देता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मान लो कि 30% की रिक्वायरमेंट थी, मतलब 70% लोन मिलेगा, 1 लाख की सिक्योरिटी पे 70,000 लोन मिलेगा। अब लोन्स कम करने हैं तो आरबीआई ने क्या बोला, रिक्वायरमेंट होगी आपकी 70 और मान लो 40% की, तो 40,000 रुपए, मतलब कि 1 लाख की सिक्योरिटी रखोगे तो आपको 60,000 का लोन मिलेगा। तो लोन्स कम कैसे हुए? तो फिर रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया गया। लोग डिस्करेज हो जाते हैं रिक्वायरमेंट बढ़ने से, इसलिए हम बोलते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का ये पहला इंस्ट्रूमेंट है क्वालिटेटिव का, इससे लोन्स कम हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है बेटा मॉरल सुएशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आसान भी है। मॉरल मतलब समझते हो? किसी को एडवाइस देना, अच्छी बातें समझाना या सिर्फ बताना। तो मॉरल सुएशन क्या है? सुएशन मतलब क्या होता है? सुएशन मतलब परसुएशन, किसी को रिक्वेस्ट करना, समझाना, इंड्यूस करना, मनाना। भाई आरबीआई मनाता भी है, हाँ जी मनाता भी है। आरबीआई 1 बार मनाएगा, 2 बार मनाएगा, 3 बार मनाएगा, चौथी बार वार्निंग देगा, 5वीं बार बोलेगा भाई अब तू साइड में आ जा, एक्शन लेगा। तो सबसे पहले क्या बोलता है आरबीआई? जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन सबका अकाउंट किसके पास है? आरबीआई के पास। अगर आरबीआई को दिख रहा है भाई कि इकोनॉमी के अंदर लोन्स बहुत ज्यादा दे रहे हैं आजकल कमर्शियल बैंक का काम होता है प्रॉफिट कमाना, वो तो लोन देते ही रहते हैं और देते ही रहते हैं। अगर आरबीआई को लग रहा है कि कंट्री के अंदर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो रखी है, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को समझाता है, मनाता है, बुझाता है, इंड्यूस करता है, भैया लोन्स कम कर दो। कैसे समझाता है? लेटर्स से, स्पीचेस से, ओरल या रिटर्न, सेमिनार से, वेबिनार से, कैसे भी करके समझाता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक को समझाना मनाना ही मॉरल सुएशन। क्या समझाता है? कि लोन्स कम कर दो, दैट्स इट। इसमें समझने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है। आरबीआई सिर्फ बता रहा है, कमर्शियल बैंक को समझा रहा है, इंड्यूस कर रहा है। अब आरबीआई बहुत बड़ा है, कमर्शियल बैंक से तो बहुत बड़ा ही है ना, तो कमर्शियल बैंक को प्रेशर फील होता है कि यार कौन बोल रहा है, माननी पड़ेगी बात। और आरबीआई तो समझा रहा है,
तो प्रेशर भी है और परसुएशन भी है, प्यार वाली बातें भी हैं और प्रेशर भी है, तब जाके बंदा मान ही जाता है, नहीं मानता तो एक्शन भी हो सकता है। तो समटाइम्स आरबीआई मेक द मेंबर बैंक मतलब कमर्शियल बैंक्स एग्री थ्रू परसुएशन टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव। मेरी बातों को मान जाओ, ऐसा समझाता है आरबीआई। मेंबर बैंक जनरली डू नॉट इग्नोर एडवाइस ऑफ आरबीआई, इग्नोर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। द बैंक्स आर एडवाइस इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, बैंक आर एडवाइस टू रेस्ट्रिक्ट द लोन्स कम कर दो, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो मॉरल सुएशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर बोथ, समझ गए। तो आरबीआई ट्राई कर रहा है उनको परसुएट करने की, मनाने की, भैया लोन्स कम कर दो क्योंकि डिमांड बहुत एक्सेस हो रखी है और आरबीआई बहुत एपेक्स बैंक है तो बात तो माननी पड़ेगी। तो प्रेशर भी है और परसुएशन भी है, अगर नहीं मानते तो आरबीआई कैन टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट देम, उनको डी रिकॉग्नाइज भी कर सकता है कंसर्न बैंक जो बात नहीं मानता। ठीक है, ये था आपका दूसरा इंस्ट्रूमेंट पॉलिटिव के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी। तीसरा इंस्ट्रूमेंट आता है बेटा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ध्यान से समझना, पॉइंट आसान है पर समझना थोड़ा सा। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, देखो बच्चों, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स लोगों को बहुत तरह के लोन्स देते हैं। कुछ कैटेगरीज ऑफ लोन्स ऐसी होती हैं जिससे पैसा और बढ़ जाता है। सर अगर मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूं और मैं उसके लिए लोन ले रहा हूं तो मैं लोन लेके पैसा और बढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरे को शेयर्स खेलना आता है तो मैं 1 लाख से 10 लाख बना दूंगा, इससे पैसा और बढ़ जाएगा। तो आरबीआई बोलता है कमर्शियल बैंक को कि कुछ कैटेगरी ऐसी है जिससे पैसे से पैसा बनता है, उसके लिए लोन नहीं देना आपको क्योंकि डिमांड ऑलरेडी एक्सेस में है। जो जरूरी है, एग्रीकल्चर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, गांव के एरिया के लिए लोन है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ लोन है वो दे दो, वो जरूरी है, एजुकेशन लोन है वो दे दो, लेकिन ऐसे लोन मत दो जिससे पैसा और बढ़ता है। तो सेलेक्टिव मतलब कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी बता देगा आरबीआई कि इसके लिए लोन देना है और इसके लिए नहीं देना है। सुनना ध्यान से, अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई गिव डायरेक्शंस टू अदर बैंक्स टू गिव और नॉट टू गिव। किसके लिए लोन देना है किसके लिए नहीं देना है आरबीआई बता देगा। ठीक है, पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए लोन देना है, पर्टिकुलर के लिए नहीं देना। स्पेकुलेटिव के लिए, सट्टा वाली शेयर्स में हो गया स्पेकुलेशन, उसके लिए लोन नहीं दो क्योंकि इससे डिमांड और बढ़ जाएगी, पैसा और बढ़ जाएगा, हमें डिमांड कम करनी है। तो डिमांड कम करने के लिए सिर्फ जरूरी चीजों के लोन दिया जाता है, बाकी के लिए नहीं दिया जाता, जैसे स्पेकुलेटिव के लिए नहीं दिया जाता। उसके बाद ये था आपका मॉनेटरी पॉलिसी टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। अगर एग्जाम में आता है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल कैसे करेंगे, तो इसके उल्टे कर देंगे। मैंने साथ साथ आपको हर पॉइंट में समझाया कि उल्टा कैसे करें। जैसे बैंक रेट हमने बढ़ाया, एक्सेस डिमांड उसे कम कर देंगे, रेपो रेट बढ़ाया उसे कम कर देंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटी को सेल किया आरबीआई ने, डेफिशिएंट डिमांड में बाय करेगा, तो ऑपोजिट कर देंगे। वो सारे पॉइंटों को समझा चुका हूं, इसलिए लिखा ऑपोजिट टू अबव, ये आपको ध्यान से करना है, अच्छे से समझना है इसको। अब आते हैं फिस्कल पॉलिसी में कि अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है या डेफिशिएंट डिमांड है तो उसे ठीक कैसे किया जाए। अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है तो फिस्कल पॉलिसी से हम क्या कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया टॉपिक शुरू करने से पहले कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो आरबीआई की नहीं होती, फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है बेटा। किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे एक्सेस डिमांड कंट्रोल कर सकती है या डेफिशिएंट डिमांड को बढ़ा सकती है, आपको समझना है। सबसे पहले समझना है फिस्कल पॉलिसी है क्या, उसमें टूल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक रेट था, रेपो रेट था, ओपन मार्केट ऑपरेशन था, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स था, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, कुछ क्वांटिटेटिव कुछ क्वालिटेटिव। ऐसे ही फिस्कल पॉलिसी के अंदर भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ 4, टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट और डेफिसिट फाइनेंसिंग। सिर्फ 4 इंस्ट्रूमेंट है। इन 4 इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड कंट्रोल कर सकती है। कैसे कर सकती है, ध्यान से सुनना बेटा। फिस्कल पॉलिसी को सबसे पहले बता दूं आपको, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेस से रेवेन्यू कलेक्ट करती है और उसी से खर्चा भी करती है। तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी द अदर नेम ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ये आपको ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं बेटा। तो फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ, यहां पे बेटा करेक्ट करना, ये गलत प्रिंट हुआ है, आरबीआई नहीं लिखेंगे, या लिखेंगे हम गवर्नमेंट। किसकी पॉलिसी है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। द मेन कंपोनेंट और टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी आर, अब ध्यान से सुनना, 4 टूल है
एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, पब्लिक बोरोविंग्स और डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब आपको ये समझना है कि फिस्कल पॉलिसी के इन चारों इंस्ट्रूमेंट से हम एक्सेस डिमांड, हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सेस डिमांड की, उसके बाद डेफिशिएंट डिमांड में उसका अपोजिट कर लेंगे। तो एक्सेस डिमांड समझो कि कंट्री में एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी, थ्रू एक्सपेंडिचर, थ्रू रेवेन्यू, थ्रू पब्लिक बोरोविंग्स या फिर थ्रू डेफिसिट। ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एक्सपेंडिचर पॉलिसी। देखो आप सबको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करती है, फॉर्म से भी करती है, कॉर्पोरेशन वगैरह से भी करती है। तो टैक्स जो है वो रेवेन्यू पॉलिसी है, लेकिन टैक्स से एक्सपेंडिचर करती है। एक्सपेंडिचर देखो हमने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। मेरी बात समझना, ये जो जी है, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर करने से डिमांड बढ़ती थी। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर बढ़ाती है मतलब डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस पे करती है, सोशल वेलफेयर के लिए भी करती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए भी करती है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी करती है, इंडस्ट्रीज के लिए भी करती है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे एक्सपेंडिचर, जिससे कहीं ना कहीं इनकम जनरेट होती है लोगों की और लोग डिमांड। तो अगर डिमांड ऑलरेडी एक्सेस में है तो आप बताओ कि गवर्नमेंट और खर्चा करेगी क्या पब्लिक के ऊपर। कुछ टाइम ऐसा होता है जब डिमांड बहुत एक्सेस होती है तो गवर्नमेंट अपने खर्चे रोक देती है बच्चा। तो एक्सपेंडिचर पॉलिसी में क्या लिखा है, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट विल रिड्यूस द एक्सपेंडिचर फॉर सम टाइम, जब तक डिमांड एक्सेस, ताकि डिमांड कंट्रोल हो जाए। समझना, गवर्नमेंट स्पेंड, इंट्रोडक्शन दे रहा है, गवर्नमेंट स्पेंड huge amount on infrastructure administrative activities to control the excess demand. Government should decrease its expenditure on public, फिर से पढ़ो, decrease its expenditure, spendings कम करें। डिमांड बहुत एक्सेस है बेटा, डिमांड कंट्रोल करनी है तो गवर्नमेंट को खर्चा कम करना पड़ेगा। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल रिड्यूस द लेवल ऑफ डिमांड सो दैट इकोनॉमी जो सिचुएशन इन्फ्लेशन की वो करेक्ट हो जाए। इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाए मतलब सर बताया नहीं मैंने आपको, अगर एक्सेस डिमांड होगी तो उससे इन्फ्लेशन होगा। अगर गवर्नमेंट डिमांड कंट्रोल कर देगी तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा कि नहीं होगा, तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग अपनी कम कर, गवर्नमेंट को चीजें करेक्ट करने के लिए स्पेंडिंग कभी कम करनी पड़ती है। हम लोग सोचते हैं गवर्नमेंट बहुत कम स्पेंडिंग करती है, क्या हो गया गवर्नमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट को देश चलाना, और देश चलाना आसान बात नहीं है करना। मान लिए सब लोग ठीक नहीं होते बट गवर्नमेंट को कुछ लोग ठीक भी होते हैं बच्चों, हमेशा माइंड में मेंटेलिटी बने कोई ठीक, ठीक है। चलो उसके बाद दूसरी पॉलिसी है रेवेन्यू पॉलिसी। इसको क्या बोलेंगे हम, रेवेन्यू पॉलिसी। रेवेन्यू पॉलिसी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्सेस से रेवेन्यू आती है बेटा। अगर डिमांड एक्सेस चल रही है तो गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा देती है। हम बोलते हैं टैक्सेस बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, भाई टैक्सेस क्यों बढ़ा रही है, डिमांड बहुत एक्सेस में है, कंट्रोल करना है। टैक्स बढ़ाएंगे तभी लोग डिमांड कम करेंगे, लोग डिमांड कम करेंगे तभी तो इन्फ्लेशन होगा। तो बच्चों टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं, उसका रीजन ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस बढ़ाने से क्या होगा, लोग एक्सपेंडिचर कम कर देंगे और इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। तो रेवेन्यू पॉलिसी में टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। तीसरा जो टूल है फिस्कल पॉलिसी का, तीसरा टूल वो है पब्लिक बोरोविंग्स। आपको पता है कि गवर्नमेंट आपसे भी बोरो कर सकती है, ऐसे नहीं पता, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं बोरिंग कैसे। सर आपने सुना है कि गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है और खरीदता कौन, हम जैसे लोग खरीदते हैं। हमने सिक्योरिटी खरीदी तो पैसे दिए ना, तो पैसा गवर्नमेंट वापस करेगी ना। अभी हमने गवर्नमेंट को उधार दिया, मैं भी गवर्नमेंट को उधार दे सकता हूं। अगर मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज किया तो मैंने उधार दिया, चाहे मैंने 20 डॉलर दिए, वापस चाहिए पैसे। समझ में आ रहा है। तो अगर डिमांड एक्सेस चल रही है तो गवर्नमेंट मार्केट में सिक्योरिटी इशू करती है टू आरबीआई, ताकि लोग खरीदें और पैसा गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट पब्लिक बोरोविंग लेती है, पब्लिक से उधार लेती है। लालच क्या देती है, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, प्रीमियम पे देंगे आपको पैसा, हम दे दो अभी दे दो। तो गवर्नमेंट ने बोरोविंग करी, क्यों करी, ताकि डिमांड कंट्रोल कर सके। तो गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक,
in the form of public deposits. During excess demand, government borrow money from public to withdraw excess money held by public. It helped to reduce the level of AD in the समझ में आया? उसके बाद एक पॉइंट और है बेटा, अगर डिमांड एक्सेस चल रही हो तो आप बताओ कि एक्सेस डिमांड के टाइम पे क्या गवर्नमेंट को नए नोट्स प्रिंट करने चाहिए, हाँ या ना? सुनना बेटा, it refers to the process of printing of new currency notes to increase the supply of money. To reduce the aggregate demand, government avoids deficit financing. नए नोट प्रिंट नहीं करवाती आगे से गवर्नमेंट. अभी नए नोट प्रिंट करोगे तो पैसा और सर्कुलेट होगा, पैसा और सर्कुलेट होगा तो डिमांड और बढ़ेगी. तो डिमांड ना बढ़े, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट अवॉइड करती है नए नोट को छपवाना. मनी सप्लाई कंट्रोल जाए और डिमांड भी उससे कंट्रोल हो जाए. अगर डिमांड डेफिशिएंट चल रही होती तो पक्की बात है गवर्नमेंट नए नोट प्रिंट करवाती. नए नोट प्रिंट होंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, उससे डिमांड बढ़ेगी. तो इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट क्या करेगी? चारों टूल समझा रहा हूं, उल्टे करने. इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड बहुत कम, गवर्नमेंट पब्लिक पे स्पेंडिंग बढ़ाएगी, डिक्रीज नहीं करेगी, बढ़ाएगी. गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देगी, लोग डिमांड बढ़ाएं, डिमांड डेफिशिएंट. गवर्नमेंट पब्लिक से बॉन्डिंग नहीं लेगी, जो पैसे दे रहे उल्टा वो लौटा देगी. और नए नोट पक्का छापेगी, रिड्यूस नहीं करेगी, इंक्रीज करेगी. डेफिनेट फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है? प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोटों से बढ़ाएगी ताकि डिमांड बढ़े. तो उल्टे कर देते हैं हम डेफिशिएंट डिमांड में इंस्ट्रूमेंट. तो लिखा हुआ है फिस्कल पॉलिसी में अपोजिट करना है आपको इसका. ये आपका चैप्टर ही फिनिश हो गया. और इतना छोटा चैप्टर तो खत्म किया बच्चों 1 आवर में, बहुत आराम से किया हमने. एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, चैप्टर ही फिनिश हो गया. तो इस चैप्टर में अब कुछ नहीं बचा. अरे वाह, 1 घंटे में चैप्टर खत्म की बात है. तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए, डाउट आपको नहीं आएगा क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ऐसा है नहीं कि डाउट. और एक टॉपिक तो पहले कर चुके हैं, बैंकिंग में मॉनेटरी पॉलिसी, शायद तभी जल्दी हो गया. तो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग था. चैप्टर नंबर 9 इज ओवर. आपका पूरा यूनिट खत्म हो गया. एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों ने कर लिए. तो ये जो पूरी यूनिट थी ये 12 मार्क्स की है, लगभग 10 से 12 मार्क्स की आ जाती है एग्जाम. तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं तीनों चैप्टर. इसके बाद हम करेंगे न्यू चैप्टर स्टार्ट. तो अभी के लिए इतना ही बच्चों. थैंक यू सो मच.